नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारी राजनीति कब राष्ट्रवादी हो जाती है और कब जातिवादी, इसका संबंध इस बात से है कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में वन इंडिया अभियान के नायक को अब क्यों देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। पटना में सम्राट अशोक की जाति खोजने के प्रयासों के बाद अगर आप पिछले 1 साल में बिहार में हुए जातिगत स्वाभिमान सम्मेलनों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो पता चलेगा कि दल भले अलग अलग हों, जाति को लेकर सबका नजरिया एक ही है। आखिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नायक को इन दिनों ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों बताया जा रहा है? बताने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। पिछड़ा मोर्चा की बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में सबसे अधिक ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भी बीजेपी ने दिया। अगर दलित मोर्चा की भी साथ में बैठक होती तो यह भी बताने का मौका मिलता कि कितने दलित मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं। लेकिन खैर, उनके इस बयान पर गूगल से पहले लालू यादव ने बता दिया कि 1996 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने ही देवेगौड़ा के नाम का ऐलान किया। वोकालिका जाति के देवेगौड़ा ही पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। देवेगौड़ा भी बोल रहे हैं कि मैं हूं पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। जब तक अमित शाह, देवेगौड़ा और लालू यादव के बयान का खंडन नहीं कर देते, तब तक बीजेपी अध्यक्ष के बयान के कारण पहली बार प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री की भी जाति कुछ साल पहले ओबीसी की सूची में शामिल की गई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार अपने भाषणों में अपनी जाति का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में चुनाव हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी नहीं कहलाए। बिहार के चुनाव में ऐसा क्या है कि बिना ओबीसी हुए काम नहीं चल रहा है? अमित शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही पिछड़ों का कल्याण कर सकती है। पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए बने राजनीतिक दल अपने ही समुदाय तक सिमट कर रह गए हैं। लोकसभा चुनाव में शाह और मोदी की जोड़ी ने यूपी, बिहार के ओबीसी नेताओं को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती को जीरो पर पहुंचा दिया। लेकिन उसी जोड़ी पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि जाति आधारित जनगणना क्यों सार्वजनिक नहीं हो रही है? इस पर एक दिलचस्प विश्लेषण इकोनॉमिक टाइम्स में आज पढ़ा। राजेश रामचंद्रन ने लिखा है कि जब अफसरों ने देखा कि इस गिनती में अपर कास्ट खतरनाक रूप से संख्या में कम है, तो उन्हें लगा कि अब तो और भी प्रामाणिकता के साथ यह सवाल उठेगा कि जिसकी संख्या सबसे कम है, सरकार में उसकी भागीदारी सबसे अधिक क्यों है? राजेश का अनुमान है कि इसी आशंका से रिपोर्ट दबाई जा रही है। राजेश ने भी अपने लेख में इस जानकारी पर पूरी तरह से दावा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक गणित बताया है जिससे आप इस खेल को समझ सकते हैं। मोदी कैबिनेट में एकमात्र असरदार बैकवर्ड कास्ट मंत्री हैं। अगर कोई है तो खुद मोदी ही हैं। 27 सदस्यों की उनकी कैबिनेट में वर्चस्व अपर कास्ट का है। 8 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण हैं और 4 क्षत्रिय, लगभग 12 हो ही गया ये। जब सारा खेल इसी पर है तो खेल के नियम पारदर्शी तरीके से क्यों न तय किए जाएं? क्या बीजेपी इसलिए डर रही है कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार पर शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण कोटा बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा? जबकि बीजेपी और संघ परिवार के समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा यह उम्मीद रखता है कि ओबीसी प्रधानमंत्री आरक्षण समाप्त कर देंगे। वैसे बीजेपी हमेशा ही आरक्षण समर्थक रही है। आखिर क्यों लालू यादव और नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर जोर दे रहे हैं? लालू यादव ने पटना में राजभवन तक मार्च किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकवर्ड कास्ट के दुश्मन हैं। अगर वे हितैषी हैं तो जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करके दिखाएं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में कहा कि जब सर्वेक्षण कराया गया, जनगणना कराई गई, तो उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और लोगों को संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए और जो समाज के जो विभिन्न समूह हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि कल पब्लिश हो जाएगा तो क्या कल ही क्या हो जाएगा, हम अपने समय से करेंगे। वैसे जाति की जनगणना की एक शर्त यह थी कि इसे पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्या पासवान सही बोल रहे हैं? क्या पासवान सही बोल रहे हैं? क्या पासवान सही बोल रहे हैं? मेरी जानकारी में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जाति की जनगणना सार्वजनिक नहीं की जाएगी। 2010 में जाति आधारित जनगणना को लेकर काफी बहस हुई थी। 1931 के बाद भले ही जाति की गिनती नहीं हुई हो, लेकिन कहा गया कि 1980 के मंडल कमीशन से मोटा मोटी मालूम चल गया कि देश में 54% ओबीसी, 30% अनुसूचित जाति जनजाति और 16 से 18% अपर कास्ट। अगर अपर कास्ट का अनुपात 10% से भी कम हुआ तो प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर भारतीय राजनीति में फिर से भूचाल आ सकता है। इस नए आने वाले सर्वे में उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जब 2010 में बहस हो रही थी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जाति आधारित जनगणना के हक में थे। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने जोरदार भाषण दिया था लोकसभा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके पक्ष में नहीं था। उसी तरह से कांग्रेस में चिदम्बरम, आनंद शर्मा
विरोध में थे तो वीरप्पा मोइली व्याला, रवि पक्ष में लेफ्ट मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और खासकर शरद यादव ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 3 जुलाई को जब भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना रिपोर्ट 2011 जारी की, तब ग्रामीण भारत का ऐसा चेहरा दिखा जिससे विकास के तमाम दावे अपने आप ध्वस्त होने लगे। पता चला कि भारत आज भी एक ग्रामीण राष्ट्र है। इसके 24.5 करोड़ परिवारों में से करीब 18 करोड़ परिवार गांव में रहते हैं। लेकिन जब इस सर्वे में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बता दी गई तो बाकियों की क्यों नहीं बताई गई? जब बीजेपी प्रधानमंत्री की जाति बता सकती है तो जाति की गिनती क्यों नहीं दिखा सकती? ये प्राइम टाइम में यही बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं लेखक पत्रकार अनिल चमड़िया जी, मनोज झा आरजेडी प्रवक्ता, संबित पात्रा साहब हैं बीजेपी प्रवक्ता, योगेंद्र यादव हैं राजनीतिक विश्लेषक संबित पात्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले एक शरद यादव की लाइन है लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि जाति की चर्चा शुरू होते ही फिक्स हो जाती है। तो वो पता है कि लोगों ने अपना अपना खेमा तय कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? जितना पूछा उतना ही बताइएगा। नहीं, जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई राय नहीं है कि पार्टी इस जनगणना, जो जाति जनगणना है, उसको सार्वजनिक करने के खिलाफ है। आप देखिए, जब भी जनगणना होता है, जनगणना के विषय में 2 चीजें हमें ध्यान देनी होगी कि एक बहुत ह्यूमोंगस टास्क होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बहुत ही बड़ा एक कंपाइलेशन होता है। और आपने खुद कहा 1931 के बाद जाति की गिनती अभी इतने डिकेडल्स, बहुत डिकेड्स के बाद, दशकों के बाद हुई है, तो बहुत बड़ा कंपाइलेशन है। और जनगणना का जब भी रिलीज होता है, दूसरा पॉइंट है, वो ग्रेजुअली होता है, फेज वाइज होता है, कई वर्षों में होता है। एक दिन या एक समय में सारे तथ्यों को सामने नहीं रखा जाता है, ग्रेजुअली। मैं इसका उदाहरण भी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल उसी प्रश्न का उदाहरण दे रहा हूं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, धोबी एक कास्ट है, वो पंजाब और हरियाणा में ओबीसी है, वो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में आता है। अब कास्ट तो धोबी है, मगर 2 राज्यों में उसकी अलग अलग जगह फिक्सेशन है। इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए? दूसरा, आप देखिए, जो स्टैंडर्ड करने की तो जरूरत ही नहीं है। अलग अलग राज्यों में उन जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसका हिस्सा यही बताना है। स्टैंडर्ड क्या करना है? आप पंजाब के, आप ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में जो धोबी है उनको आप शेड्यूल कास्ट में लाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा। शेड्यूल कास्ट में उनको आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन होता है, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन होता है। और कभी भी जनगणना की जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो 1, 2 या 1 महीने 2 महीने में कभी भी रिलीज नहीं होता है। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, सालों में रिलीज होते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरह से कंपाइल करना, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई ऐसे जटिल चीजें हैं जिनको स्टैंडर्डाइज करने की, बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के हक में है या नहीं है? नहीं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। आप हक में हैं कि नहीं? आप ये बताइए ना कि हम इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती है। जहां तक सेंसस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जो सेंसस हैं, वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में ही है, वो निर्णय लेगी। तो रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? ने किसने बताया कि रामविलास पासवान ने हमारे सहयोगी मनीष कुमार को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उसमें एक क्लॉज है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नहीं, वो 2010 की शायद बात कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा कोई क्लॉज ध्यान में नहीं है। हो सकता है, वो सांसद हैं, वो ज्यादा जानते हैं कि उस समय क्या इस पे कोई चर्चा हुई थी। मगर मैंने आपको वो फैक्ट्स कहे कि पासवान जी इस बात से सहमत नहीं है ना? मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत बड़ा होता है, रिलीज करने में वक्त लगता है, एक दिन में रिलीज। कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपके कहें कि ऐसा कोई क्लॉज है, मैं वही देखना चाहता हूं कि कहां है। मुझे वो क्लॉज नहीं मिला। जो मैंने जानकारी जमा की उसके हिसाब से ऐसी कोई शर्त नहीं है और नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। जयराम रमेश ने एक मंत्री के नाते, उस ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाते उन्होंने कहा था। तो आपके कैबिनेट मंत्री को कम से कम फैक्ट पर बात करना चाहिए, फैक्ट बोलना चाहिए। जब मैंने चेक किया तो मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद आपके पास कोई और जानकारी हो जो पासवान जी की बात को सपोर्ट करता हो। अगर हो तो आप बाद में भी दे सकते हैं किसी और कार्यक्रम में। मनोज, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो संबित ने कहा, एक बात व्यवहारिक रूप से सही भी लगती है कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें एक तरह से आप पूरा होने में वक्त लग जाता है। बीजेपी कह रही है कि वो इसको छिपाने के कहीं पक्ष में नहीं है, किसी भी चीज को छिपाने के पक्ष में नहीं है। मनोज। रवीश जी,
मैं आपको एक छोटी चीज कहूं, जहां तक मेरी जानकारी, और आप कहेंगे आपको कैसे जानकारी है, लेकिन मैं इसको इंस्टीट्यूशन के दिन से, जिस दिन ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मैं फॉलो कर रहा हूं। इसमें मेरी एक एकेडमिक दिलचस्पी भी है, पॉलिटिकल की को अलग रख दिया जाए तो। हमारा मानना है कि जो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इस डेटा को डेलिबरेटली विथहेल्ड किया गया है। अच्छा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपको बताया गया कि ग्रामीण गरीबी का ये हालत है। ये निर्गुण आंकड़ा लेकर के हम क्या करेंगे? निर्गुण आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि इतने प्रतिशत लोग इस हालात में इसके नीचे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं। क्योंकि आपकी कोई भी योजना, आपका कोई भी प्रोग्राम तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता, तब तक लोगों तक नहीं जा सकता, जब तक आप उसके अंदर की पड़ताल को सार्वजनिक ना करें। हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आंकड़ों के हिसाब से हम पॉलिटिक्स तय करें। हम आंकड़ों के हिसाब से क्रियान्वयन को बेहतर करना चाहते हैं। मनोज, अगर बेघर आप कहते हैं, मनोज, अगर संबित कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, तो क्यों ना उस प्रक्रिया को पूरा होने दिया जाए। वो ये यहां नहीं कह रहे हैं रवीश जी। हाँ रवीश जी, जब इनके दो मंत्री ने रिलीज किया था, मैं एक उनका स्टेटमेंट बताता हूं। हम सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, और यहां योगेन भाई भी बैठे हुए हैं। संविधान की धारा 15 और 16 दोनों का क्लॉज 4 के साथ आप अध्ययन करिए। अगर आप आर्थिक पिछड़ेपन की बात करते हैं तो उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। ये कौन सी नई परिभाषाएं हम गढ़ना चाहते हैं? हमारा मानना है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा को एक अंदर एक विचारधारा है जो ओबीसी, मैं आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाजपा के अंदर जो पिछड़े तबके से, समुदाय से लोग आते हैं, वो चाहते हैं ये सार्वजनिक हो। लेकिन एक अभिजात्य वर्ग है जिसका भाजपा पे हमेशा प्रभुत्व और नियंत्रण रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि ये सार्वजनिक हो। ये एक पॉलिटिक्स और वॉर ऑफ पोजीशन भी है विद इन बीजेपी, लेकिन एक ये मुल्क इस वॉर ऑफ पोजीशन का विक्टिम नहीं होना चाहिए। संबित साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैं दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी का वो शानदार भाषण या जोरदार भाषण आप जरूर कहते, क्योंकि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने तो प्रस्ताव ही लाया था कि अपनी तरफ से भी प्रस्ताव दिया था कि लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और गणना होनी चाहिए। आप जब सारी रिपोर्ट लानी थी तो सारे एक बार सब पूरा आ जाता। अगर इतनी ही चिंता थी तो सब पूरा होके आखिर वो रिपोर्ट तो अधूरी ही आपने जारी की। जो मेन था ओबीसी वाला, ये चार्ज लग रहा है कि आपने ओबीसी का डेटा इसलिए नहीं छुपाया, जारी किया कि आप डर रहे हैं उसको लेके कि आपके पार्टी के भीतर भूचाल आ जाएगा और आपके पार्टी के जो दूसरे जाति के लोग समर्थक हैं जो ओबीसी नहीं हैं, लेकिन जो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, वो लोग परेशान हो सकते हैं। देखिए रवीश जी, पहली बात तो है ये एक्स्ट्रापोलेशन है। जो चीज नहीं कहा गया उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाने का प्रयास है। अभी बड़े भाई मनोज जी कह रहे थे कि अभिजात्य वर्ग हमारे पार्टी में ऐसा है जो ओबीसी वाले डाटा को दबाना चाहता है। अरे जो ओबीसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सका, एक तरह से तो मैं कहूंगा एचडी देवेगौड़ा जी वोकलिंगा कास्ट के थे, वो तो एक तरह से कर्नाटक में वोकलिंगा बहुत फॉरवर्ड कास्ट है, मगर एक तरह से हिंदुस्तान को पहला ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप अध्यक्ष जी के बात को डिफेंड करने के अब छोड़ दीजिए ना भाई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता होगा। मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, आप कह रहे हैं वोकलिंगा को आप फॉरवर्ड बना रहे कर्नाटक में। नहीं, मैं बता रहा हूं, कर्नाटक में आप फॉरवर्ड बना रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में उसको रिजर्वेशन से फिर उनको बाहर करेंगे, फिर बाहर। मैं बोल अच्छा चलिए, ठीक है, वोकलिंगा ज्यादा नहीं। हाँ, मैं फॉरवर्ड मतलब मैं कागज कलम में फॉरवर्ड नहीं कह रहा हूँ। वेल टू डू है, बहुत बड़ा ताकत है वोकलिंगा कास्ट का। हाँ, और ठीक है, वो तो पिछड़ा जरूर काउंट कर सकते हैं, मगर जिस प्रकार से जिस पार्टी के तथाकथित अभिजात्य वर्ग ने पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को दिया, वो अभिजात्य वर्ग ओबीसी का सेंसस रिलीज नहीं होगा, ये आप कैसे बता रहे हैं? ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है अपने आप में। और दूसरी बड़ी बात है जो अभी मनोज भाई कह रहे थे, आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया। तो मैंने आपको उत्तर दिया, जो कि गलत साबित कर दिया लोगों ने। उत्तर दे दिया, पहले सेंटेंस में बिना आनाकानी के उत्तर दिया कि इतने बड़े कंपाइलेशन कभी एक दिन में रिलीज नहीं होते। 2001 का सेंसस 7-8 साल में रिलीज हुआ था साहब, एक दिन में नहीं हुआ था। ये बात चलिए ठीक है, वर्षों लगते हैं इसको रिलीज होने में। योगेन जी, सह संस्थापक स्वराज अभियान, आदत हो गई है आपको राजनीतिक विश्लेषक बोलने की, कोई बात नहीं। एक जो संबित भाई कह रहे हैं, लेता हूं। हाँ कोई बात, वो लिखा भी है स्वराज अभियान सह संस्थापक।
अभी जो संबित कह रहे हैं कि प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, इसकी आड़ ले रहे हैं। और दूसरा कि क्या आप वाकई इस डर की बात से सहमत हैं कि बीजेपी अगर इसे जारी कर देगी तो एक नए भूचाल बवाल में फंस जाएगी, जो इसके लिए संभालना मुश्किल होगा, जिसके कैबिनेट में ज्यादातर वर्चस्व अपर कास्ट का है, उन जातियों का नहीं है जिनकी संख्या ज्यादा है समाज में? रविश भाई, इसमें एक तो तकनीकी बात है और एक बात नियत की है। तकनीकी बात में ये कह सकते हैं कि संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो बात सही है। सेंसस का डेटा दरअसल टुकड़ों टुकड़ों में रिलीज होता है, किसी एक दिन रिलीज नहीं होता, वो सालों में रिलीज होता है। पहले 8-10 साल लग जाते थे, आजकल 3-4 साल में पूरा हो जाता है। और ये बात सही है कि इसमें काफ़ी तकनीकी पेंच ये सब कुछ होते हैं। लेकिन संबित जी ये बात कहते हुए भूल कर रहे हैं कि धोबी पंजाब में इस कैटेगरी में है, हरियाणा में इस कैटेगरी में है। ये केवल ओबीसी के बारे में नहीं है, ये एससी के बारे में भी ये होता है। कोई जाति एससी एक राज्य में होती है, दूसरे में नहीं होती। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बहुत बरसों से मैकेनिज्म बन चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से रामविलास पासवान जी भी एक तकनीकी रूप से शायद ठीक बात को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सेंसस एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इस मायने में है कि यदि मैं जानना चाहूं कि रवीश कुमार ने अपनी जाति क्या लिखाई, ये मैं नहीं पूछ सकता। यानी कि सेंसस का पर्सनलाइज्ड डेटा मैं मांग नहीं सकता, लेकिन सेंसस को एग्रीगेट के रूप में रिलीज करना ना सिर्फ संभव है बल्कि अनिवार्य है। नहीं तो मतलब ही क्या है सेंसस करने का अगर उसको सार्वजनिक न किया गया तो रामविलास पासवान मेरे ख्याल में या तो भूल कर रहे हैं या बेचारे इतने फंस गए हैं कि उन्हें इस तरह की बहुत फुहड़ तर्क का सहारा लेना पड़ रहा है। जो हकीकत है वो ये है कि मामला नियत में कुछ खोट का नजर आता है, और नियत में खोट केवल आज नहीं है, केवल एनडीए की नहीं है। हकीकत इसमें ये है कि संसद में पहले दिन जब अचानक लोकसभा में ये मामला खुल गया और सरकार के न चाहते हुए भी एक के बाद एक सब सांसद बोलने लगे और अचानक आनन फानन में 24-48 घंटे में फैसला हो गया कि जाति सेंसस होना है, उसके बाद से इस देश में सब पार्टियां खास तरह की पार्टियों, कम से कम कांग्रेस और बीजेपी को सांप सूंघा हुआ है। और इस देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पे बैठे हुए लोग, जिसमें उस जमाने के होम सेक्रेटरी शामिल हैं, जिसमें उस जमाने के होम मिनिस्टर शामिल हैं, इन सब ने तमाम तरीके से अड़ंगे लगाने की कोशिश की कि ये कास्ट सेंसस या तो हो तो इस तरीके से हो कि उसका इस्तेमाल ना हो सके, कम से कम हमारे रहते हुए इसकी रपट ना आ जाए कहीं पे। उसको उन्होंने अड़ंगे लगाने की पहले कोशिश की और आज बीजेपी भी उसी परंपरा को कायम कर रही है, उसी को आगे बढ़ा रही है। इनको डर बहुत साधारण और स्थूल है। दो किस्म के डर हैं। एक तो ये कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई बहुत हैरानी और सस्पेंस की बात है नहीं, ना वो 52-54 होने वाला, ना वो 38-35 होने वाला, वो 45 से 50 के बीच में कहीं टिकेगा। ये सामान्य इसका एक एस्टिमेट है, लेकिन ये कम से कम आंकड़ा सार्वजनिक आधिकारिक हो जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट में, कचहरी में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। एक तो इस चीज का डर है। दूसरा इससे गहरा डर ये है कि भारतीय समाज का छुपाया हुआ चेहरा कि हमारे समाज में तमाम तरह के अवसर आज भी जातियों के आधार पर वर्गीकृत हैं। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से जो लोग शिक्षा और रोजगार के अवसरों के जो अवसर हैं, उसमें जाति आज भी बहुत बड़ा कारक है। ये छुपा हुआ तथ्य एकदम उघाड़ के सामने आ जाएगा। जैसे 3 जुलाई वाले सर्वे ने ये पूरे ग्रामीण भारत की तस्वीर एकदम सामने ला दी। वो बहुत कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम चीज सामने आ गई। जाति के मामले में चूंकि हमने इतने समय से बड़ी कृत्रिम किस्म की चुप्पी बनाए रखी है, जिस बात को हर कोई गांव में जानता है, उसको हम शहर के अखबारों में दबा के रखते हैं। डर ये है कि ये चीज सामने आ जाएगी तो इस पाखंड के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे समाज में तो सब कुछ बराबर है। देखिए जाति का क्या असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं इस जाति नामक जानवर से हमें डील करना पड़ेगा। ये इन्हें आता नहीं है, इस डर के मारे इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये नियत में खोट दिखाई देता है। तो मेरे साहब, मैं ये जानना चाहता था कि कई लोग कहते हैं कि ये जब आंकड़ा आ जाएगा तो मंडल का जो एक जातिवादी संघर्ष जो हुआ था वो दौर सामने आ जाएगा, आरक्षण की मात्रा बढ़ाने की मांग होने लगेगी और फिर ये सारी पार्टियां संभाल नहीं पाएंगी।
नहीं, क्या ये डर सिर्फ उतने तक के लिए है? डर तो है, इसमें दो राय नहीं है। और डर की जो वजह है वो वाजिब वजह है। हम सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात ये नहीं है कि जाति जनगणना को लेकर बहुत पहले से, और खासतौर से मैं आपको बताऊं कि जो पहला पिछड़ा आयोग बना काका कालेलकर साहब का, उन्होंने भी रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट में भी ये मांग की गई। और उसके बाद से मैं आपको लगभग 20-25 फहरिस्त, ये 20-25 की फहरिस्त ही आपको बता सकता हूं कि कब ये मांग की गई। न केवल जाति जनगणना को रोकने की कोशिश की गई, बल्कि जाति जनगणना के साथ जो एक आरक्षण का मसला जुड़ा हुआ है उसको भी रोकने की कोशिश की गई। ये सब कोई जानता है। यानी वही लोग जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं जो लोग आरक्षण का विरोध करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आप बात पूछ रहे हैं उसमें एक लिंक है। अब सवाल यह है कि देखिए, आपको मालूम है कि जो आरक्षण जब लागू किया गया, यानी मंडल कमीशन की सिफारिशों को जब लागू किया गया, उसके एक हिस्से को लागू किया गया, और वो संविधान में जो विशेष अवसर देने का एक सिद्धांत है उसको जब लागू किया गया, तो आडवाणी जी ने क्या किया? आडवाणी जी को याद आई कि रथ यात्रा निकालनी चाहिए, और वो अयोध्या के लिए निकल गए। आप इनके इतिहास में जाएंगे, इनके अतीत में जाएंगे, तो ये बार बार जब भी ये मांग उठी है या उठाने की कोशिश की गई है कि भाई ये जो जातीय आधार पे जो हमें वंचित किया जाता रहा है अब तक, वो खत्म होना चाहिए और उसके खत्म करने के आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। तो जब ये मांग हुई है, तब तो अब आपने कोई एक बड़ा सा आवरण ले लिया, कभी राष्ट्र का, कभी समाज के बंटने का एक बड़ा सा आवरण लेके इसको दबाने की कोशिश की गई, करते रहे। मेरा ये कहना है कि यदि सच्चाई है इस जमीन की, इस हिंदुस्तान, भारत की, इंडिया की, ये सच्चाई है, संख्या अगर गिन ली जाए, नहीं ये देखिए, एक बात तो बिल्कुल, एक लाइन हम लोग को समझनी चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संख्या बल का महत्व है। संख्या बल ही यहां डिसाइड करती है सब कुछ। इस बात को हमको ये मान के चलना पड़ेगा, फैक्ट है हमारे सिस्टम का ये। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप जिन जिन जातियों के पास क्या क्या है, आप ये कह रहे हैं कि अगर संख्या ज्यादा निकलती है तो आरक्षण के प्रतिशत को फिर से पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से होगा, वो हर चीज में मांग होगी, शेयर हमारा मिलना चाहिए।